Hello student, let us start next video of this chapter। और इसमें हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। भारत में पॉलिटिक्स मतलब इलेक्शन कैसे होते हैं। इसको जब इलेक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनते हैं। कुछ विशेषताएं भारत की डेमोक्रेसी की ये हैं कि यहाँ चुनाव आयोग जो है वो स्वतंत्र है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किसी प्रधानमंत्री ने इसका गठन नहीं किया या किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा नहीं ये बना, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, मूल कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में हमारा जो है इलेक्शन कमीशन है। कल भी मैंने काफ़ी कुछ बता दिया था इसके बारे में। इलेक्शन कमीशन है और इनके जो मेंबर हैं इनको हटाना आसान नहीं होता। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है। तो कैसे हमारे देश में चुनाव होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक सीन दिखाया हुआ है। जैसे आमतौर पर इलेक्शन के टाइम होता है। इलेक्शन के टाइम कौन कौन से सीन आपने देखे, लिस्ट बना सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे नेता हैं, वो आपके घर वोट मांगने के लिए आते हैं। उनके साथ बहुत सारे लोग आते हैं, झंडे उनके हाथ में होते हैं, पार्टियों के लिए नारे लगाते हैं। एक घोषणा पत्र जिसमें बहुत सारे वादे किए जाते हैं, जिसे इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो वो तैयार करते हैं कि आने वाले समय में जब हम सरकार में होंगे तो आपके लिए क्या करेंगे, फेस्टो। ठीक है, इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, स्लोगन लगाते हैं। अब की बारी अटल बिहारी, इस तरह के नारे लगाते हैं। अब की बारी मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के। अभी हरियाणा में भी लगे थे, अब की बार यमुना पार हैं, अब की बार 70 पार। और विरोधियों ने कहा था अब की बार यमुना पार, इस तरह के नारे लगे थे। तो ये नारे लगाए जाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि ये अट्रैक्ट करने का तरीका है ये कि आओ और हम आपके बेस्ट लीडर हो सकते हैं। इन सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्शन कैंपेन। क्या बोलते हैं, इलेक्शन कैंपेन। और इसमें जो लीडर्स हैं वो टिकट देते हैं कैंडिडेट्स को और उसके फेवर में प्रचार करते हैं। पार्टियां जीतने के लिए पॉलिटिकल कंपटीशन करती हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन का मतलब सत्ता के लिए प्रतियोगिता करते हैं। जो सबसे ज़्यादा सीटें जीत जाएगा, सबसे ज़्यादा से मैं ये नहीं कहूँगी, सबसे ज़्यादा वोट जीत जाएगा, वो कैंडिडेट जीत जाएगा। और जिस पार्टी की मेजॉरिटी आएगी लोकसभा में या राज्यों की विधानसभा में, उनकी सरकार बन जाएगी। ये एक रात का सीन है। चौधरी देवीलाल, आप अच्छे तरीके से नाम जानते होंगे, भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। 1990-89 में ये काफ़ी भारत की राजनीति में चमके थे। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी और साथ में फिर 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू की कांग्रेस सरकार के द्वारा। काफ़ी साल तक जेल में रहे और आज भी ये हरियाणा में इतने फेमस हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति जब उनका नाम लेते हैं तो ऐसे लेते हैं जैसे कोई देवता हो। बहुत सारे काम इन्होंने किसानों के फेवर में किए थे। बाद में ये पहले बीजेपी में थे, जनता दल में, फिर ये इन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी लोकदल, जिसका निशान स्पेक्स है, चश्मा है। तो ये क्या था, एक रात का समय था और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे कहीं पर और उनको अपने फेवरेट लीडर का इंतज़ार था। और वो फेवरेट लीडर थे चौधरी देवीलाल। ठीक है, मिनिस्टर चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति, मतलब लोकदल से पहले इसका जो नाम था वो था संघर्ष समिति। हु वाज एड्रेस्ड इन मीटिंग ऑफ करनाल में उसको लोगों को एड्रेस करना था, भाषण देना होता है। 76 ईयर ओल्ड हो चुके थे और बहुत बिजी थे। और उस टाइम 8 बजे से उनका समय शुरू होता, 11 बजे ख़त्म होता।
और लगातार वो 1 महीने में पब्लिक मीटिंग्स और जो है सभाएं कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसकी तैयारी कर रहे थे। उसके बाद ये है ये शुरुआत में क्या कहा है उसके बारे में, देवीलाल के बारे में। ये से द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट, ये न्यूज़पेपर की कटिंग थी जो आप ऊपर पढ़ रहे थे। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। 87 में हरियाणा में विधानसभा का इलेक्शन था। देखो, जब हमारे यहाँ सेंटर गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं तो लोकसभा का इलेक्शन होता है, इससे बनती है यूनियन गवर्नमेंट। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखा करो, पॉलिटी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। पॉलिटी के बगैर गुजारा नहीं है। कल बड़े बड़े एग्ज़ाम में बैठोगे, IAS PCS बहुत सारे, तो उसमें क्या होगा, ये आपको इन टेस्ट में आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ें आपको दोबारा भी पढ़नी पड़ेंगी। जो आज मैं ये पढ़ा रही हूँ ना NCERT बुक, ये आपको दोबारा पढ़ने के लिए रिकमेंड किया जाएगा। लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो यूनियन गवर्नमेंट बनती है, PM प्रधानमंत्री और कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है। और उसके बाद अगर राज्यों में जब स्टेट गवर्नमेंट बनती है, जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट अभी बनी है पीछे, उसमें होती हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके पूरे नाम आप लिख लिया करो, मेरे पास बोर्ड थोड़ा कम है तो इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो मैं बोल रही हूँ, उससे पूरा लिख लिया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ऐसे मत सुना करो। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के जब चुनाव होते हैं तो हमारे यहाँ किसका निर्माण होता है, स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं। ठीक है, तो हरियाणा का इलेक्शन था। हरियाणा में कितनी सीट हैं असेंबली की, ये सारी पता होनी चाहिए। लोकसभा की तो 10 सीट हैं, 10 मेंबर यहाँ से जाते हैं। और राज्यसभा की हमारे पास हैं 90 सीट, राज्यसभा की नहीं सॉरी, लेजिस्लेचर असेंबली की कितनी है, 90 सीटें हैं। तो उस टाइम एक फेमस नारा जो आपने अभी भी सुना होगा, JJP का जब निर्माण हुआ, JJP के हेड कौन है, अजय चौटाला के बेटे दिग्विजय सिंह, दुष्यंत। जनहित जनता पार्टी, तो ये JJP में एक नारा दिया था, शायद रामरिया के गांव में मैदान में ये इस पार्टी का गठन हुआ था, मुझे याद है। न्याय युद्ध एक शब्द दुष्यंत चौटाला के द्वारा बोला था कि न्याय युद्ध शुरू कर रहे हैं हम। न्याय युद्ध ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, स्ट्रगल फॉर जस्टिस। ये ऐसा क्यों चलाया गया था, क्योंकि उस टाइम जो कांग्रेस सरकार थी हरियाणा में और उसके अगेंस्ट ये पार्टी चुनाव लड़ रही थी। और उस समय जो है 1982 से लेकर ये पार्टी शासन कर रही थी, कांग्रेस भारत हरियाणा में। और जो चौधरी देवीलाल थे, देन एन अपोजिशन लीडर, ओपोजिशन विपक्ष के नेता थे। पता होगा विपक्ष के नेता जो सरकार नहीं बनाते वो विपक्ष में बैठ जाते हैं। 1987 तक 5 साल हमारे देश में लेजिस्लेचर असेंबली का और लोकसभा का इलेक्शन होता है 5 साल बाद। ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना। तो उन्होंने कहा कि हम एक मूवमेंट चला रहे हैं जिसका नाम है न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी। और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, लोकदल पार्टी। हिज पार्टी ज्वाइंड अदर ओपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म ए फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। और ऐसा एक फ्रंट तैयार कर रहे थे, फ्रंट मैंने मोर्चा, कि वो कांग्रेस को हरा सके। हमारे देश में गठबंधन बड़े चलते हैं सरकारों को हराने के लिए, तो ये मोर्चे बनाए जाते हैं, फ्रंट बनाए जाते हैं। एक गलती पिछले वीडियो में थी, मैंने ब्रिटेन की 2 पार्टियों के नाम लिए थे, एक लिबरल पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। एक वहाँ लेबर पार्टी है, लिबरल तो है पार्टी लेकिन वो इतनी फेमस नहीं है। ज़्यादातर जो इलेक्शन में रिजल्ट का मैटर करता है कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, वो जो फेमस पार्टियां हैं वो लिबरल पार्टी है, एक लेबर पार्टी है सॉरी, और एक है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी। ये ध्यान रखना, पिछली वीडियो में मैंने मेरे मुंह से ऐसे निकला है, मैंने सुनी तो वीडियो। उसके बाद जो है, इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ़ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, अगर उसकी पार्टी जीती तो वो क्या क्या करेगी, गवर्नमेंट वुड वेव्स द लोन, जो है किसानों का
लोन माफ़ कर देगी। ये हर गवर्नमेंट कहती है भाई, भारत में सबसे बड़ा प्रोपगेंडा यही है। एंड स्मॉल बिजनेस मैन, जो स्मॉल छोटे छोटे दुकानदार, अगर उन्होंने लोन लिए हैं तो वो भी हम क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। ही प्रोमिस्ड, उसने वादा किया, दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि ये उसकी गवर्नमेंट का पहली कलम से हम माफ़ करेंगे। ऐसा आपको तो याद नहीं होगा, हुड्डा ने भी कहा था कि पहली कलम से जो चौटाला ने बिल माफ़ नहीं करे बिजली के, और काफ़ी कुछ हंगामा हो गया था, वो हम कर देंगे, और उन्होंने किया भी। तो इस तरह के वादे होते रहते हैं। पीपल वर अनहैप्पी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, लोग वो थे, असंतुष्ट थे। हरियाणा के लोग भाई वैसे दिखने में भोले होते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से मुझे लगता है कि बहुत एक्टिव हैं। हरियाणा के नहीं, सारे इंडिया के ही हैं, लेकिन हरियाणा के तो बहुत हैं। कैसे? एक तो यहाँ मुश्किल से ही चलती हैं 5-10 साल सरकारें, अब तो खैर हो गई हैं, हुड्डा सरकार भी 10 साल चली है। अब की बार भी ज़बरदस्ती आएगी, सॉरी मैं ये नहीं कहूँगी चुनी हुई सरकार को, गठबंधन बना के सरकार आ गई है। पहले तो 5-5 साल में ही ये कर देते फारिग कि नहीं अब की बार हम नया करेंगे। एक दूसरी बात, यूनियन गवर्नमेंट जिसकी बनेगी ना, केंद्र सरकार, हरियाणा के लोग उसी पार्टी को वोट देंगे। क्यों? उनको पता है केंद्र सरकार से बहुत सारी डोनेशन हमें मिलती है, और उस डोनेशन का फ़ायदा हमें विकास के लिए मिलेगा। अगर ओपोजिशन की गवर्नमेंट बैठ गई तो विकास रुक जाएगा देश का। और शायद यही कारण है कि अभी तक पैरेलल ही चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी होती है हरियाणा में उसी की गवर्नमेंट होती है। अब चुनाव हुए, लोकदल को 90 सीटों में से 76 सीट मिली, बताया ना, स्टेट असेंबली में 90 सीटें हैं। अब बीजेपी को के पास कितने हैं पता है? 40 हैं। किसका गठबंधन है? इसी के पोते का, जेजेपी का, उसके साथ उन्होंने मिलकर सरकार चला रखी है बीजेपी ने। लोकदल अलोन 60 सीट एंड थस हैड ए क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। आप ये कहोगे कि 76 जीती, अरे 76 वो मोर्चा बनाया था ना, उसने जीती है। अकेली बीजेपी ने, अकेली लोकदल ने तो 60 जीती थी। दिस कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट। और कितनी बुरी तरीके से हमने एग्जिस्टिंग सरकार को हराया सिर्फ 5 सीटों पर। यही भारत की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी जीत है कि वो जो सुप्रीम पावर देती है तो छीन भी इतनी ही उससे लेती है। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस द सीटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड। जैसे इलेक्शन हुए रिजाइन कर दिया। ये भी हमारे देश की खास बात है कि लोग सत्ता से चिपके नहीं रहते, आसानी से कुर्सियां छोड़ देते हैं। जैसे अगर आपने पिछले चैप्टर ढंग से पढ़ा, रॉबर्ट मुगाबे का था, वो कुर्सी से इतना चिपक गया कि छोड़ ही नहीं रहा था। हमारे देश में चाहे कितनी ही पावरफुल सरकार हो, वो अपना रिजाइन दे देती है। न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली ये होते हैं भाई, मैंने अभी बताया था, प्रांतों में, राज्यों में सरकारें, उनके मेंबर को बोलते हैं MLA, और लोकसभा के मेंबर को MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकदल के श्री देवीलाल जी आए, और गवर्नर जो थे, राज्यपाल, उनको इनवाइट किया। देखो ये आपको कुछ बताना चाहते हैं इस एग्जाम्पल से, ये नहीं समझो कि वैसे ही अक्षर लिख दिए और मैडम पढ़ा रहे, नहीं। इन्होंने क्या, गवर्नर इनवाइट देवीलाल। गवर्नर होता है हमारे देश में राज्यपाल। गवर्नर, राज्यपाल को जब लगता है कि एक पार्टी बहुमत में आ गई है, मेजोरिटी में, और मेजोरिटी भी समझ लो, मैंने कई बार बताया कि मेजोरिटी क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस में ये ज़रूरी होती हैं चीज़ें जाननी। जब आपके पास है, मान लो 90 है टोटल सीट, तो उसका 50% +1 होना चाहिए। 90 में से कितनी हो गई? 46 सीट एक पार्टी अगर जीत के आती है, उसका गठबंधन जीत के आता है, तो गवर्नर सीधे सीधे उस पार्टी को कहता है कि आओ जी आप चीफ मिनिस्टर की शपथ लीजिए, और दूसरे मिनिस्टर को भी वो शपथ दिला लेता है। और मान लो अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो गवर्नर क्या करेगा? वो मोस्ट संभावना ये देखेगा कि कौन सा दल सरकार बना सकता है। अब तो क्या हो गया, अब तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने लगी है। रात रात में MLA MP खरीद लिए जाते हैं, MLA खरीद लिए जाते हैं, और बहुत सारे राज्यों में सरकारें बनी बनाई अभी टूटी हैं। जैसे इसमें
कर्नाटका में तो ऐसा खेल चला, महाराष्ट्र में एक दिन सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस, भोपाल में जो आपके मध्य प्रदेश में वो बने बनाई कांग्रेस की सरकारें टूट गई। तो इस तरह से अब गवर्नर क्या है, रिटर्न में ले लेता है कि आप सचमुच इस गठबंधन में शामिल हो या नहीं हो। वैसे सुधार की ज़रूरत है, ये भी एक सुधार हो सकता है। मान लो देखो कैसे कि एक बीजेपी को मिली 40 सीट, ओके, और उसको वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती क्योंकि उसको 46 सीटें मिली। अब जेजेपी ने इसको समर्थन कर दिया। बीजेपी की जो सरकार है इस जेजेपी पे डिपेंड करती है। आज वो अगर लॉकडाउन से समर्थन नहीं करती लॉकडाउन का, या किसानों का कोई मुद्दा हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो ये वापस समर्थन ले लेगी और सरकार गिर जाएगी, सारे काम रुक जाएंगे। तो एक रिफॉर्म्स, हर देश में रिफॉर्म्स होते हैं, एक रिफॉर्म्स हमारे देश में ये हो सकता है कि जो गठबंधन करने वाली पार्टी है उसके लिए भी कह दिया जाए कि कम से कम इतने पीरियड तो आपने जो आप समर्थन दे रहे हो किसी गवर्नमेंट को, उसके साथ रहना पड़ेगा, ताकि हमारे देश में स्टेबिलिटी आए। हर रोज़ जो इलेक्शनों पे पैसे लगते हैं, इतने सारे तामझाम करना पड़ता है, देश के काम रुक जाते हैं सारे, वो ना हो। कम से कम 3 या 4 साल या 5 साल का पीरियड निश्चित कर देना चाहिए कि अगर आप किसी को पार्टी को समर्थन देते हो तो कम से कम इतने साल तक तो आप समर्थन देंगे ही, ताकि सरकार जो है, सरकार पे ये तलवार ना लटकें कि वो कभी भी टूट सकती है। वो फिर क्या करती है, गठबंधन वालों को ही संभालती रह जाती है, जनता के लिए काम नहीं कर पाती। तो शायद आने वाले समय में अगर हमारे किसी नेता के ये दिमाग में चढ़ जाए तो इस तरह के रिफॉर्म्स हो सकते हैं। और इस तरह से 3 दिन बाद ही देवीलाल जी ने क्या किया, न्यू चीफ मिनिस्टर बने, और 3 days इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर। ये बताया तो दिया था 3 दिन के बाद रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट के बाद चीफ मिनिस्टर बन गए वो। और जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर में उन्होंने क्या किया, जो जितने भी उसने घोषणा की थी कि एग्रीकल्चर जो लोन है स्मॉल फार्मर्स का, लेबरर्स का, बिजनेसमैन्स का, वो ख़त्म कर दिया। इस पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years, 4 साल उन्होंने इस स्टेट को रूल किया। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991, लेकिन बीच में इस पार्टी ने इलेक्शन करवा दिया। पता क्यों करवाते हैं ये 4 साल में, वैसे 5 साल में होती हैं, कि अब तो हम बहुमत में हैं, लहर हमारे पक्ष में है, जल्दी चुनाव करवा दो, हो सकता है कि 1 साल में लहर बदल जाए। लेकिन भारत के जिसने ऐसा करने की कोशिश किया, भारत के लोगों ने अपोजिट निर्णय दिए हैं। इस तरह के एग्जाम्पल आप फिर भी पढ़ोगे आगे। और उसके बाद वो इतना पॉपुलर सपोर्ट नहीं जीत नहीं पाए, कांग्रेस फिर इलेक्शन जीत गई, और दोबारा से किसकी सरकार आ गई, दोबारा से कांग्रेस की सरकार आई। तो इससे आप क्या समझें, इससे समझे कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत सारी पार्टियां हैं। वो पार्टियां चुनाव में इलेक्शन कंपटीशन करके सरकार बनाती हैं, और अगर वो जनता की इच्छा के अनुसार नहीं काम करती तो 5 साल के बाद उन्हें जनता बदल सकती है। समझे? ओके, तो अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोसेस हम अपनाते हैं। एक है आपका हेडिंग, वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक बड़ी ज़बरदस्त डिबेट में क्लास में करवाते हूँ कि क्या इलेक्शन ज़रूरी हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, क्या कुछ और तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन के भी बहुत नुकसान है ना। शराब बेची जाती है, पैसे बहुत लगते हैं, मार धाड़ होती है। तो इस तरह से लोग जो है गलत साधन अपना कर, धांधलेबाजी करके, मिस यूज़ करके सरकारी मशीनरी का, तो इलेक्शन को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कोई और तरीका नहीं है कि डेमोक्रेसी हम इलेक्शन की बजाय कुछ और तरीका अपनाएं। अब आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। अरे बहुत सारे थिंकर्स ने बताया है स्टाइल। गांधी जी कहते हैं, गांधी जी ने कहा था कि चुनाव नहीं करवाने चाहिए, चुनाव से देश में जो है अनाचार फैलता है। उन्होंने कहा कि ये पब्लिक है, पहले ये पंचायत चुने, पंचायत के मेंबर जो हैं आगे राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर चुने,
और राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर जो हैं पार्लियामेंट को चुने, तो इलेक्शन सिर्फ यहाँ हो। एक्चुअल डेमोक्रेसी तो देखो यही होती है, लेकिन वही बात है, इसको ये बोला गया कि ये तो गांधी जी हैं, आदर्शवादी हैं, इस तरह के तो सिस्टम संभव नहीं है जो वेस्टर्न में अपना रहे थे लोग। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे जहाँ इलेक्शन होते थे, हमने भी वही चीज़ें अपना ली, नया कोई प्रयोग हमने नहीं किया। तो इसलिए भारत जैसी डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। इलेक्शन रेगुलर होते हैं। रेगुलर का मतलब जो फिक्स टाइम दे रखा है संविधान में वो होता है। भारत में 5 साल है, अमेरिका में 4 साल है। देयर आर मोर देन 100 कंट्री इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन आर टेक प्लेस। 100 से भी ज़्यादा देश हैं जहाँ पर इलेक्शन के द्वारा ही लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। पता है क्या होते हैं रिप्रेजेंटेटिव? रिप्रेजेंटेटिव होता है, मान लो आपकी क्लास में कोई समस्या है, पूरी क्लास प्रिंसिपल ऑफिस में जाने की बजाय क्या करती है, चलो भाई हम 1 या 2 को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं, हमारी क्लास से हमारी मांगे ये रख देंगे। इसी तरह हमारी भारत की जनता भी क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजती है, और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर क्या होते हैं, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं में जा कर के लोगों के बिहाफ पे उनकी समस्याएं रखती हैं। ओके। उसके बाद है वी आल्सो रीड दैट इलेक्शन आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। जो डेमोक्रेटिक देश भी नहीं है वहाँ भी इलेक्शन होते हैं। यस, चाइना जैसे देश में वहाँ इलेक्शन होते हैं, वहाँ कोई दूसरी पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, उसके बावजूद भी उन्हीं के सदस्यों में से चुनाव करवा देते हैं। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन? हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप कल्पना कीजिए कि क्या और कोई तरीका है कि किसी तरह से संभव है कि डेमोक्रेसी को चलाया जा सकता है या रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जा सकता है? जैसे मैंने बताया गांधीवादी तरीके तो हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक ही समस्या का एक ही समाधान हो या एक ही चीज़ को करने का एक ही तरीका हो। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हम ज़्यादातर क्या मोस्टली देशों ने यही तरीके अपनाए हैं कि अपने चुनकर रिप्रेजेंटेटिव भेज दो। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इलेक्शन के तरीके अलग अलग हैं। ओके, इलेक्शन बिल्कुल अलग अलग है। हमारे देश में तो क्या है, जो कैंडिडेट, मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हैं, इन 3 कैंडिडेट में जिसको सबसे ज़्यादा मत मिल गए वो कैंडिडेट क्या हो गया, वो कैंडिडेट चुना गया। ऐसे ही होता है ना, जब 15 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं हमारे तो, और चाहे 16-17% उनमें से सबसे ज़्यादा मिलने चाहिए। लेकिन कई देश ऐसे कहते हैं कि 50% +1 वोट मिलने चाहिए, तभी हम आपको सीट देंगे, वरना नहीं। हमारे यहाँ सरकार बनाते हुए तो सीटों की वैल्यू होती है 50% +1, लेकिन जब कोई कैंडिडेट चुनाव जीतता है तो उसको वोट नहीं जीतने पड़ते इतने। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव, this require a mechanism by which people can choose their representative at regular interval and change them if they wish to do so. इलेक्शन ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, और अगर इच्छा है तो हम बीच में इनको बदल सकते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। इलेक्शन किसे कहते हैं, परिभाषा भी आ गई। शुरू में तो यही लिख देना कि 2 या 2 से अधिक ऑप्शंस में से एक बेटर ऑप्शन चुनना इलेक्शन है, फिर मैकेनिज्म वाली बात लिख देना। इलेक्शन क्यों ज़रूरी है? दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। किसी भी देश को चलाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो तो हमने एक दिन बना लिया, एक बार में बना लिया, एक दिन में तो नहीं बना, सॉरी। उसके बाद भी तो देश में स्थितियां बदलेंगी, कानून चाहिए, हर रोज सिचुएशन बदलती हैं, समाज बदलता है, इकोनॉमी बदलती है, पॉलिटिक्स बदलती है, उसके अनुसार नए नए कानून बनाने चाहिए। अब वो कानून कौन बनाएगा? कानून उसे बनाने चाहिए जो लोगों के लिए कानून बनाए, तो लोगों ने ही बनाने चाहिए कानून। डेमोक्रेसी तो ये कहते हैं, लेकिन सारे लोगों में इतनी ना तो क्षमता होती है, ना ही उनके पास टाइम होता है, और ना ये संभव होता है कि सब लोग कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग ले, तो वो अपनी तरफ से
कुछ रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं और इस तरह से वो कानून बनाते हैं। जैसे हमारे देश में कानून बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का, जिसे हमारे देश में पार्लियामेंट बोलते हैं। और राज्यों में कौन होती है? ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं वो राज्यों के लिए कानून बनाती है, पार्लियामेंट देश के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का है। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। अब बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं, कितने हॉस्पिटल कब बनने हैं, कैसे दवाई प्रोवाइड करवानी है, कोरोना वायरस जैसी अगर बीमारी आए तो उसमें क्या डिसीजन लेने हैं, चीन अगर हमारे क्षेत्रों में घुस आता है तो उसके विरुद्ध हमें कैसा करना है, पाकिस्तान अगर आतंकवादी हमले करता है या दूसरी बातें होती हैं तो हमने क्या करना है, अगर हमारे देश में भूखमरी आ जाए तो उसके लिए क्या करना है, लोगों की फसलें कैसे लेनी है, कैसे बाजार करने हैं, कैसे अमेरिका से वस्तुएं लेने देने में रूल बनाने, ये सारे डिसीजन ही तो हैं। ये डिसीजन कौन लेता है? आप तो नहीं लेते, मैं नहीं लेती, लेकिन हमारे बिहाफ पे हमारे द्वारा चुने हुए लोग डिसीजन लेते हैं। इसलिए हमें क्या ज़रूरत होती है? कानून बनाने की। और दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड गवर्नमेंट। और वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनके द्वारा जिनकी पार्टी के जो घोषणा पत्र हैं उनके अनुसार गवर्नमेंट कानून बनाती है। ठीक है। पीपल इज पॉसिबल विदाउट एन इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन, बट as we have already seen in the chapter 1, this is not possible in a large community. सभी लोग मिलकर कानून बनाए, हर रोज बैठे, ये संभव नहीं है। और इसलिए हमने क्या कर दिया? हमने इलेक्शन इसीलिए करवाया कि हम उस इलेक्शन के द्वारा हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको चुन सकें, जो हमारे बिहाफ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रूल बनाए, निर्णय ले सकें। उसके बाद देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट एनी इलेक्शन। ये आपसे पूछता है कि क्या और कोई तरीका है जिसके द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया जा सकता है। लेट अस थिंक ऑफ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। चलो हम मान लेते हैं कि ऐसा भी देश है जहाँ एज एक्सपीरियंस के आधार पर कैंडिडेट चुन लिए जाते हैं। हमारे देश में एक ऐसी जगह है भाई जहाँ एक्सपीरियंस के आधार पर भी मेंबर चुने जाते हैं। 12 लोकसभा में, राज्यसभा में, और एज के तो नहीं, एक्सपीरियंस। और राज्यों की विधानसभाओं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक जो बड़े राज्य होते हैं उनमें एक दूसरा हाउस होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो सब में नहीं होता, हरियाणा में नहीं है जैसे, उनमें लोग एक्सपीरियंस के आधार पर भी चुने जाते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, और हो सकता है कि एजुकेशन के आधार पर भी लोग चुन लें, लेकिन डिफ़िकल्टी है कि नॉलेज और एक्सपीरियंस कितना हो सकता है। मान लो एक व्यक्ति को एक्सपीरियंस शिक्षा का, हिस्ट्री पढ़ाने का, शिक्षित है, क्या उसे डॉक्टरी साइड, मेडिकल साइड की नॉलेज है, क्या वो स्पेस की एजुकेशन रखता है? ठीक है। एक्सपीरियंस का कितने जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि एक जर्नल माइंड के होते हैं, लेकिन उनका एक डिसीजन लेने में एक अलग सी पावर होती है। तो वो जो लोग हैं वो रह जाएंगे अगर हम इस तरह से एजुकेशन और नॉलेज को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। देर कुड बी सम, हमारे यहाँ तो एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं मान्यता कि पढ़ाई ज़रूरी है। अब तो खैर सरपंच और पंच का इलेक्शन में हरियाणा में तो किया है, और लेकिन खुशनसीबी है आपके देश की कि हमारे देश में मोस्टली जो पढ़े लिखे लोग हैं, इवन 1947 में भी जब 1952 का इलेक्शन हुआ तब भी 90+ हमारे देश के लोग पढ़े लिखे थे जिन्होंने इलेक्शन में भाग लिया था। अब तो और भी एजुकेशन जो है वो बढ़ गई है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजोल्व दीज डिफिकल्टीज क्लियरली, सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन।
ठीक है, तो इलेक्शन हमने पढ़ लिया कि क्यों ज़रूरी है। उसके बाद व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। लेकिन भाई इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन क्या चीज़ है जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बना देती है। कहने को इलेक्शन नहीं होने चाहिए, जैसे चीन में कहने को इलेक्शन है कि जी भाई एक ही पार्टी है, इन्हीं में से चुन लो। ये तो वही बात होगी ना कि आप कपड़ा खरीदने गए किसी शॉप पे और आपको कह दिया कि ये सभी सफ़ेद कपड़े हैं या सभी ब्लैक हैं, चूज कर लो। इसके लिए ज़रूरी है, फिर क्या ज़रूरत थी आपको शॉप पे जाने की जब आपके पास चॉइस ही नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि आपके पास मल्टीपल चॉइस होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 या 3 पार्टियां तो हों। ज़्यादा पार्टियां किसी डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक ही होती हैं। हमारे देश में तो पता नहीं कितनी पॉलिटिकल पार्टियां, 1852 है, इतनी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोगों के पास कम से कम इतना तो हो कि अगर वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को या एक पार्टी के लोगों को पसंद नहीं करते तो उसके पास चॉइस हो कि वो दूसरे कैंडिडेट को चुन ले। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। एक ऐसी बॉडी इलेक्शन करवा रही हो जो किसी के प्रेशर में आकर काम ना करे। हर व्यक्ति का एक वोट हो, एक वोट की एक वैल्यू हो, और जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग जो अभी सत्ता में है उसके लिए करके ना किया जाए। हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार हो, पार्टिसिपेट करने का अधिकार हो, इलेक्शन लड़ने का अधिकार हो। हमारे देश में क्या सभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं? जिसे पार्टी की टिकट होती है ना, वही तो इलेक्शन लड़ता है हमारे देश में। मान लो आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो, अभी तो आपकी उम्र नहीं हुई, 25 साल के बाद, जब आप 21 साल के बाद तो सरपंच का चुनाव होता है, 25 साल बाद आप पार्टियों वाले चुनाव लड़ोगे। पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही तो फिर आप क्या करोगे? अरे भाई इंडिपेंडेंट खड़े हो जाना, स्वतंत्र उम्मीदवार। हमारे देश की डेमोक्रेसी में उनके लिए भी जगह है। ठीक है, तो क्या क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी में जब हम कह सकते हैं कि वास्तव में चुनाव हुए हैं? रॉबर्ट मुगाबे जैसे जो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, वैसे चुनाव नहीं होने चाहिए कि चाहे कोई भी हो जीते किसी का भी, लेकिन उसके ही हक में सारे नतीजे निकाल दिए जाएं, सारी मशीनरी का यूज उसको जितवाने के लिए किया जाए, संविधान में ऐसे परिवर्तन किए जाए कि वो राष्ट्रपति ही रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कम से कम ये चीज़ें तो होनी चाहिए। ये कहता है कि कम से कम डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ये तो होने चाहिए। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। हर आदमी को चूज करने का अधिकार होना चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड वन वोट एंड एवरी वोट शुड बी इक्वल वैल्यू। एक आदमी के पास एक वोट तो होना ही चाहिए और उसकी वैल्यू भी इक्वल होनी ही चाहिए। ये नहीं कि एक आदमी एमए पास है उसको 5 वोट दे दिए, एक अनपढ़ है उसके पास एक ही वोट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा था कि ऐसे वोट देना चाहिए, लेकिन हमारे देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है जिसके अनुसार हर अडल्ट एक वोट डालता है। सेकंड क्या है? देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर। मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। कैंडिडेट ऐसे प्रोवाइड करने चाहिए जिनमें से जो जनता है वो वोट देकर कैंडिडेट्स को चुन सकें। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। पीरियड मतलब एक पीरियड निश्चित होना चाहिए कि भैया आपके इस पीरियड के बाद चुनाव होंगे। जैसे हमारे देश में 5 साल के बाद चुनाव हो जाते हैं, तो ये नहीं है कि 5 साल रखा था जी टाइम और हो गए जी 4 साल में ही करवा दिए, या जो गवर्नमेंट है उसने 10 साल चुनाव करवाए नहीं। एक बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि लोकसभा के इलेक्शन 1976 में होने थे अप्रैल में, लेकिन वो जाके हुए थे मार्च 1977 में। ये अलग इतिहास है, इमरजेंसी लगी थी उस टाइम। जल्दी जल्दी भी हो जाते हैं, 2 साल में भी हो जाते हैं, ये गलत बात है। मल्टी पार्टी सिस्टम के नतीजे हैं, जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो ऐसा हो जाता है कि दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। और
जो कैंडिडेट जीत कर आया है उसी कैंडिडेट फॉर द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। जिसे लोग चाहते हैं वही चुनकर आए। मतलब ये नहीं कि जीता किसी और ने है और कैंडिडेट कोई और घोषित कर दिया। ऐसा होता था जब मतपेटियां हमारे देश में उठा उठा कर लोग ले जाते थे। अभी भी आरोप लगाया जाता है जी मशीनों में बड़ी धांधली है, लेकिन मशीनों में धांधली नहीं है, आपकी पॉपुलैरिटी में धांधली है। तो 5th इलेक्शन शुड बी conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ये सबसे मेन बात है, जहाँ व्यक्ति उन्हीं को चुन सके जिसकी वो इच्छा रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।